मेगा रिवीजन में हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स का आज न्यू पेपर सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन किया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं 1 मार्क का। क्वेश्चन नंबर 1, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर है m बाई n, इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़। तो आपको याद होना चाहिए, डिफिनीशन है रो एंड कॉलम आपस में इक्वल होते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स कही जाती है, और यही डिफिनीशन यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। कहने का मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये जो है डिफिनीशन है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स। प्रोडक्ट है, दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। एफ एक्स का डेरिवेटिव बनेगा एफ डैश एक्स। ठीक है, लेफ्ट का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आ गया। अब राइट हैंड साइड में एक एक्स स्क्वायर है, दूसरा ई की पावर एक्स है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा ई की पावर एक्स। तुम जानते हो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स से ही होता है, प्लस फार्मूले से। सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहले लिख लेंगे, इस बार फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, अब इसमें x के पोजीशन पर 1 रखना है तो एफ डैश 1। तो x के पोजीशन पर 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इंटू ई। ठीक है, प्लस ई की यहाँ पर भी एक्स रखेंगे तो 2 इंटू 1, एक्स के पोजीशन पर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ई 2e। तो यही बात यहाँ लिखी गई है। किसके इक्वल आया? 3e के। तो ऑप्शन आपका 20 सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपसे ऑर्डर और डिग्री की बात किया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पर तो आप रीड करें क्वेश्चन नंबर 3, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन पर आप ऑब्जर्व करें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका 3 है। ठीक है, तो इसलिए ऑर्डर 3 हो गया। तो ऑर्डर 3 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में है। तो आपका ये 2 ऑप्शन, अच्छा सेकंड में भी है, और फोर्थ में बोला है ऑर्डर नॉट डिफाइंड, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब डिग्री की बात करेंगे तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि d2y/dx2 जो है ये कास्ट का आर्गूमेंट है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। तो ये ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर डिग्री 1 बोला है गलत है, डिग्री 2 बोला ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। जब भी आपका dy/dx यानी कि डेरिवेटिव कास्ट का आर्गूमेंट हो जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आर्गूमेंट हो जाए, रूट का आर्गूमेंट हो जाए, ठीक है, तो हम ऐसे केस में इसको फ्री करना चाहेंगे।
तो जब फ्री हो जाएगा तब उसके बाद बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्री नहीं हो पाएगा, इसलिए डिग्री नॉट डिफाइंड। तो यही आंसर यहाँ पर लिखा गया है, ऑर्डर 3 डिग्री नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा जी सीधे फार्मूले पर है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, a² + x²। इसका इंटीग्रल होता है 1/a tan 1x/a। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब डिफिनिट इंटीग्रल है तो प्लस सी मत लिखो। ठीक है, अब यहाँ पर तुम ध्यान दो, तो ए का काम आपका 4 कर रहा है, a² जो है 4 के इक्वल है, तो ए आपका 2 है, तो आपका ये बन जाएगा 1/2 tan 1x/2। यही बात यहाँ लिखी गई है। ठीक है, 1/2 tan 1x/2। अब इसको बॉक्स में रखेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट पर इवेलुएट करेंगे 0 से लेकर 2 तक। देखो यही बात लिखी गई है। ठीक है, अब इसमें अपर लिमिट डालोगे आप, तो 2/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर tan 1 आपका π/4। ठीक, अब लोअर लिमिट रखोगे तो ये 0 हो जाएगी, और tan 0 की वैल्यू 0, तो लोअर लिमिट पर पूरी वैल्यू 0 होगी, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया है। ये 1/2 है, इसके साथ लिखा जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट पर आंसर दिया है π/4, 1/2 साथ में लिखा गया, मल्टीप्लाई किया गया π/8। तो आपका क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट सही है। ठीक, अब हम लोग सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी में 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर बनेगा उसको आप लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके। कैसे करते हैं, देखो पहले मैट्रिक्स का आर्डर 2/3 है, दूसरे का 3/2 है। इस मैट्रिक्स का कॉलम और इस मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर है, बीच में ठीक है इक्वल है, इसलिए प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। और जो न्यू मैट्रिक्स आएगी उसका आर्डर पहले मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से बनेगा 2/2। ठीक है, तो कहने का मतलब जो न्यू मैट्रिक्स होगा वो 2/2 का होगा। कितने एलिमेंट आएंगे, 4 एलिमेंट आएंगे। कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका रो इसका कॉलम। ठीक है, पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का 2 के साथ, -1 का 1 के साथ, 3 का 3 के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। इसी प्रोसेस से सभी एलिमेंट निकाले जाते हैं। ठीक, अच्छा इनका सम कितना बनता है, 14 बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें लेफ्ट में एक मैट्रिक्स है, राइट में भी एक मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल आया है। इसका मतलब है मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तुम जानते हो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हों तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मैट्रिसेस आर इक्वल, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कहने का मतलब ये हुआ 2a + b जो है वह इक्वल है 4 के। ठीक, a - 2b इक्वल है -3 के।
ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है। और 5c माइनस डी इक्वल है 11 के, यहाँ पर लिखा गया है। और फिर उसके बाद 4c प्लस 3d इक्वल है 24 के, ये बात यहाँ लिखी गई है। ऐसे आप लिख लेंगे। अब आप देखो, आपके सामने 1 2 3 4 इक्वेशंस हैं, सॉल्व करेंगे आप, और फिर ए बी सी डी की वैल्यू आ जाती है। ठीक, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में वेरीफाई करना है। आपके पास ये एक सलूशन है और ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जो एक सलूशन दिया गया है उसको आप लिख लेंगे। ठीक, इसको आप लिखेंगे y इक्वल टू ई की पावर -3x। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर ये बन जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर ये बनेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में इसको रख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड आपका ये है, तो d2y/ds2 का आंसर आपने निकाला, ये निकाला, यहाँ रखेंगे। dy/ds का आंसर भी आपने निकाला पहली बार डिफरेंशिएट करके, तो उसको रखेंगे। ठीक है, y आपको दिया ही गया है तो यहाँ पर रख लेंगे। इन तीनों को आपस में आप ऐड करेंगे तो 0 आ जाता है, RHS के इक्वल आ गया। बस प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट का। 1 - cos x/x इवेल्युएट करना है। अगर आप ध्यान दें, डिनोमिनेटर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है और न्यूमरेटर भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। कैसे? cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 - 1 0। अब इसे तुम्हें मैनिपुलेट करना है। तो 1 - cos x की आइडेंटिटी होती है 2 sin स्क्वायर x/2, ये होती है। ठीक है, और फिर अपान में क्या लिखोगे? x। अच्छा, इसके बाद फिर से आप मैनिपुलेट करोगे, इसी बात को तुम ऐसे ले सकते हो, जो स्क्वायर है इसको लिख सकते हो sin x/2। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दो, ये जो 2 है, इस 2 को इसके साथ लगा लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ x/2 है तो डिनोमिनेटर में x/2 होना चाहिए। ऐसा लगाने के बाद लिमिट जो होगी दोनों के साथ लग जाएगी, इसके साथ भी लगाएंगे, इसके साथ भी लगाएंगे। यहाँ पर देखो, यही बात यहाँ पर लिखी गई है। 1 - cos x की आइडेंटिटी आ गई 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, 2 sin स्क्वायर x/2 को लिख लोगे 2 × sin x/2 × sin x/2। अब इस 2 को इसके साथ लगा लिया गया, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन गया। ठीक है, और ये यहाँ पर है, ये sin x/2, लिमिट दोनों के साथ लग जाएगी इस। ठीक है, अब इसका आंसर तो 1 हो जाएगा और इसका आंसर 0 हो जाएगा, तो 1 × 0। ठीक, फाइनल आंसर 0। तो इस तरीके से ये इवेल्युएट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल है। वेरिएबल सेपरेबल से लग जाएगा। एक साइड में y रखो, एक साइड में x रखो, और फिर उसके बाद आप इसे इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, ये देखो, एक साइड में y आ गया, एक साइड में x आ गया। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये डायरेक्ट आंसर है। क्या आंसर आता है इसका? tan इनवर्स y, और इसका आंसर tan इनवर्स x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आपका फाइनल आंसर है।
ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यह इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल को इवेल्यूएट करना है। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेंड है वो आपका ये है। ध्यान दो, अगर आप तो डिनोमिनेटर से x कॉमन कर सकते हो। x कॉमन कर लोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस log x। ठीक है, अब इसी बात को तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1/x डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x। ठीक है, अब तुम ध्यान दो कि ये जो न्यूमरेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है, यदि डिनोमिनेटर को fx कहा जाए तो न्यूमरेटर जो है वो f' है यहाँ पर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है। तो ऐसे केस में जब इंटीग्रल हमको करना होता है तो हम आंसर सीधे लिख सकते हैं log mod fx। कैसे लिखते हैं बेटा? fx को टी पुट करके। इसी कंसेप्ट को यहाँ फॉलो कराएंगे। ठीक है, ये देखो डिनोमिनेटर से x कॉमन किया गया, फिर इस तरीके से लिख लिया गया। अब डिनोमिनेटर को 1 प्लस log x को t बोल दिया गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो इसका डेरिवेटिव 1/x dx आ जाता है। ठीक है, इजकल टू dt। तो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ आपकी क्या बन जाती है, dt, और डिनोमिनेटर t, dt/t मतलब log t। t को पुनः आप वापस से रख देंगे आंसर। ठीक, इसी कंसेप्ट पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, बहुत पूछा जाता है। यहाँ पर देखो ये आपका इंटीग्रेंड है। ठीक है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो साफ साफ दिखने लगेगा। ठीक है, तो तुम देख रहे हो x² + 1 का डेरिवेटिव 2x आएगा। अब यहाँ तो 2 नहीं है, कोई बात नहीं है, लगा लेते हैं। ठीक है, बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। अब आप दिख रहा है न्यूमरेटर आपका f' का काम करेगा और डिनोमिनेटर fx का काम करेगा। तो आंसर क्या लिखते हो, log mod fx लिखते हो। fx आपका x² + 1 है। लोअर लिमिट अपर लिमिट पर इवेल्यूएट करोगे, अपर लिमिट रखोगे तो ये आंसर 10 बन जाएगा, 3² + 1 10। और लोअर लिमिट रखोगे तो ये 2² + 1 5 बन जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी से 10/5 2 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो है वो कंप्यूटर की विषय में पूछा है। ठीक है, तो कंप्यूटर के विषय में पूछा है, आप लिख लेंगे डिफाइन कंप्यूटर्स। ओके, नेक्स्ट सेक्शन सी के क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 मार्क्स का। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जब भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टी से ज़रूर आता है। और लेफ्ट हैंड साइड आप पहले लिख लेंगे। अब इसमें तुम ध्यान दो, पहले कॉलम पर 1 1 1 है। ठीक, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पर जो 1 है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पर जो 1 है, इन दोनों 1 को हम लोग 0 बनाते हैं इस 1 की हेल्प से, इसकी हेल्प से। ठीक है, कैसे बनाते हैं ज़रा देखो। R1 में -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर इसको पहले R2 में ऐड किया जाएगा तो आपका R2 चेंज हो जाएगा। और जब आप इसे R3 में ऐड करेंगे तो R3 चेंज हो जाएगा। यहाँ प्रॉपर्टी लिखी गई है, इसी प्रॉपर्टी से ये चेंज हुआ। ठीक, अब इसके बाद सेकंड रो से B-A कॉमन कर लिया जाए और थर्ड रो से C-A कॉमन कर लिया जाए तो इस तरीके से बन जाएगा। अब पहले कॉलम पर
2 0 दिख रहा है, तो फर्स्ट कॉलम के एलांग एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 1 है। जब भी यहाँ पर कोई अदर नंबर ना हो, केवल 1 हो, ऐसे केस में हम लोग केवल इसी को इवेलुएट करते हैं। ठीक है, इसी पर केवल आप फोकस करें और सबको भूल जाएं, इग्नोर करो सबको, केवल इस पर एक ध्यान दो बस। अब इसका आंसर क्या आएगा? ये आपका C+A माइनस B माइनस A। ठीक, मन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपका A माइनस B, B माइनस C माइनस A आ जाता है RHS के इक्वल। ओके, ये तो हो गया डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट से फिर से है, और न्यूमरेटर जो है z⁻1/3 माइनस 1 है, डिनोमिनेटर z⁻1/6 माइनस 1 है। न्यूमरेटर में z-1 से डिवाइड कराओगे, ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी z-1 से डिवाइड कराओगे। ओके, इस प्रकार से मैनिपुलेशन करोगे। देखो यहाँ पर लिखा गया है, न्यूमरेटर को z-1 से डिवाइड किया गया, डिनोमिनेटर को भी z-1 से डिवाइड किया गया, और फिर ये लिमिट न्यूमरेटर में भी आ गई और डिनोमिनेटर में भी आ गई। अब यहाँ पर इसका पावर 1/3 है, इसलिए इस 1 का पावर 1/3 रखा गया। यहाँ पर पावर 1/6 है, इसलिए यहाँ 1/6 रखा गया। तो ये हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। ठीक है, तो ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का फार्मूला है। तो यहाँ पर देखो पावर n है, यहाँ भी पावर n है, यहाँ पावर 1/3, यहाँ 1/3। ठीक, इसीलिए ऐसा किया गया। यहाँ 1/6 है तो यहाँ 1/6 है। अब आपका इसी पर काम किया जाएगा, a पावर n पर। पावर जो होती है पहले आ जाती है और a की पावर 1 कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 है, ये पहले आ जाएगी, पावर 1 कम हो जाएगी। यहाँ पर 1/6 है, पहले आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगा। फाइनल आंसर 2। ओके, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन की डिफिनीशन जो है वो x+2 है, x-2 है। x+2 जब x ≤ 1 है, और x-2 तब है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, फंक्शन आपका पॉलिनॉमियल है। ओके, 1 के आगे भी पॉलिनॉमियल है, 1 के पीछे भी पॉलिनॉमियल है। 1 के पीछे x+2 है डिफिनीशन, और 1 के आगे x-2 है। ठीक है, पूरा आपका जो फंक्शन है 1 के पहले भी डिफाइंड है, 1 पर भी डिफाइंड है, एंड 1 के आगे भी डिफाइंड है। तो कहने का मतलब से फंक्शन पूरा डिफाइंड है R पर, और फंक्शन आपका पॉलिनॉमियल है, इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। हम जानते हैं कोई भी पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस होता है। अब कहाँ पर होगा? जहाँ पॉलिनॉमियल है। अब पॉलिनॉमियल कहाँ पर है? तो -∞ से -1 के तक है, और फिर 1 से आगे है। ठीक, ये तो हो गया 1 के पहले 1 के आगे। अब बात चलेगी 1 पर। तो 1 पर हम लोग पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो आंसर 3 आता है। और जब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो आंसर -1 आता है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट किया है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट किया है, बट आपस में दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x=1। ठीक है, तो सभी जगह कंटिन्यूअस है, केवल 1 को छोड़कर। 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। ओके, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपको dy/dx फाइंड करना है। तो x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे।
तो डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आएगा ज़रा देखो। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। x इक्वल टू आपको दिया गया है, y इक्वल टू भी दिया गया है। तो x को डिफ्रेंशिएट करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx अपान डी थीटा, ए कांस्टेंट है लिख लोगे। अब थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1 और साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में कास थीटा, ये हो गया डेरिवेटिव। अब 1 प्लस कास थीटा की आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, 2 कास स्क्वायर थीटा अपान 2 होता है। ठीक, अब चलो देखो, अब इसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। y इक्वल टू 8 टाइम्स 1 माइनस कास थीटा, y का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट है पहले लिख लो। अब 1 का डेरिवेटिव करोगे तो 0 हो जाएगा बच्चा, और माइनस कास थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा। अब साइन थीटा की आइडेंटिटी लगा दोगे, 2 साइन थीटा अपान 2 कास थीटा अपान 2। ठीक, ये आपका फार्मूला है डी वाई बाई डी एस का। तो फार्मूला लिखेंगे और डी वाई बाई डी थीटा आपका आंसर ये है, डी एक्स अपान डी थीटा का आंसर ये है, डिवाइड करा लो आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 में y को y इक्वल टू कास इनवर्स एक्स दिया गया है। ठीक है, अब इसे तुम डिफ्रेंशिएट करोगे, वो भी कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है, 2 टाइम्स। अब डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आंसर आना चाहिए वो y के टर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो y के टर्म में कैसे आएगा, डिफ्रेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में, आंसर y के टर्म में कैसे आएगा, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो आएगा बेटा, कैसे आएगा ज़रा देखो। पहले ये जो y इक्वल टू कास इनवर्स एक्स दिया है, इसको तुम x इक्वल टू कास y लिख लोगे। ठीक, अब इससे x जो है y का फंक्शन है, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो डी एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा डी एक्स अपान डी वाई, और कास y का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन y। अब इसे इसका रेसिप्रोकल कर लोगे तो डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा माइनस कोसेक y। ठीक है, डी वाई बाई डी एस को जब आप दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तब जाकर ये आंसर आता है। अब इसको x के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसको भी x के रिस्पेक्ट में करोगे, अब ये y के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो चेन रूल लग जाएगा, इधर तो डी एक्स ऑफ एक्स लगा लोगे आप, और इधर जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो पहले y के रिस्पेक्ट में होगा फिर y का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। ओके, तो y के रिस्पेक्ट में होगा तो कोसेक y कॉट y आ जाएगा, माइनस माइनस 2 बार आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स का आंसर माइनस कोसेक y वापस से रख लेंगे, फाइनल आंसर y के टर्म में आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। इंटीग्रल का क्वेश्चन है 1 अपान रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है, 1 अपान क्वाड्रेटिक हो या रूट क्वाड्रेटिक हो, तो क्वाड्रेटिक को हम सोचते हैं कि क्या इसका फैक्टर हो जाएगा। अगर रूट के अंदर है तो बेटा जी आप इसे होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाओ। ठीक है, इसे आप होल स्क्वायर के फॉर्म बनाओ। कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो माइनस में है, तो सबसे पहले उसे प्लस में कर लोगे और फिर उसके बाद होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाओगे। माइनस कॉमन करोगे तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट प्लस में हो जाएगा। ठीक, इसके होल स्क्वायर के फॉर्म बनाने के लिए आपको 9, ठीक है, ये जो +7 है माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये -7 हो जाएगा, और इस -7 को इस तरीके से लिखा गया। अब पहले 3 टर्म को मिलाकर ये बन गया x+3 का होल स्क्वायर, और इस माइनस को वापस से अंदर डाल दिया गया तो 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब ये फार्मूला लग जाएगा, ये फार्मूला है। ठीक है, x+3 को टिक पुट किया गया,
और फिर यहाँ भी टी आ गया, यहाँ भी टी आ गया। अब आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स टी अपॉन 4 प्लस सी। ठीक, टी आपका x+3 है, यहाँ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ओके, प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। स्पेशल टाइप का फंक्शन है ये। इसका इंटीग्रल करने के लिए आप याद रखें कि e की पावर x के साथ में जो फंक्शन आपका आ रहा है वो f(x) प्लस f'(x) टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ e पावर x के साथ में जो फंक्शन है वो आपका ये है, तो इसे आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, f(x) प्लस f'(x) के फॉर्म में। अब कैसे करोगे उसको सुनो। देखो, ये जो x-3 है, ठीक है, ये जो x-3 है इसको आप लिख सकते हो x-1 -2। ठीक, अब इसके बाद मैनिपुलेशन हो रहा है, इन दोनों को एक साथ लिखोगे यहाँ पर। अब फिर उसके बाद इसको एक साथ लिखोगे यहाँ पर, बीच में प्लस लगा डाल दोगे। ठीक, अब ये जो लिखा गया है x-1 एक कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा, और इसको IGT से लिख लोगे। अब ध्यान दो, ये आपका f(x) है और ये आपका f'(x) है। बस आंसर आ गया। आंसर क्या आता है, e की पावर x f(x) प्लस सी। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर लिख दिया है मैंने। f(x) का काम ये कर रहा है और f' काम ये कर रहा है। ओके, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको फाइंड करना है जनरल सोल्यूशन। वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाइए, एक साइड में y एक साइड में x, यानी ये बन जाएगा dy = 1 - cos x अपॉन 1 + cos x dx। तुम देख सकते हो कि राइट में x का फंक्शन है, केवल x का, और लेफ्ट में y का है। बस हो गया, y एक साइड x एक साइड हो गया। इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। इंटीग्रेट करने के बाद कैसे इंटीग्रेट करोगे उसको सुनो। 1 - cos x की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाओ, 2 sin² x/2, और 1 + cos x की आइडेंटिटी है 2 cos² x/2। 2 से कैंसिल, sin² cos tan² x/2। tan² x/2 के फिर से आइडेंटिटी लगा दोगे, sec² x/2 -1। अब इंटीग्रेट कर लोगे, sec² का इंटीग्रल tan x/2, x का कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 से डिवाइड करा देंगे। 1 का इंटीग्रल x प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का। यहाँ पर आपको AC गिवन है। ठीक है, मार्जिनल कास्ट फाइंड करने के लिए कहा है, तो इसका मतलब तुम्हें पहले कॉस्ट चाहिए। कास्ट कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है। AC में x से मल्टीप्लाई करा देते हैं। AC आपको गिवन है, इसमें x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका कॉस्ट फंक्शन निकल जाता है। बहुत ही सिंपल है, इसमें x से मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ भी x से कराओ, यहाँ भी x से कराओ, यहाँ भी कराओ, तो ये चीज़ बन जाती है। अब ये जो कॉस्ट फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करो तो मार्जिनल निकल आता है, और मार्जिनल को 10 पर इवेल्यूएट करना है। इसका मतलब ये जो डिफरेंशिएशन आया है यहाँ, इसमें x के पोजीशन पर आप 10 रख दीजिए तो आपका ये आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका सिग्निफिकेंस है कंप्यूटर पर।
तो आप लिख देंगे थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, ड्रा द फ्लो चार्ट टू फाइंड द एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ दैट इंक्लूड द राइट एंगल इज गिवन। फ्लो चार्ट बनाना है, तो फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, पहले तो ओवल का शेप आएगा, फिर पैरेललोग्राम, फिर रेक्टेंगल, फिर पैरेललोग्राम, बाद में ओवल। ठीक है, एक 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 फिगर से दूसरे फिगर जाने के लिए एरो का सिंबल लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अब हमारा बात हो गया लॉन्ग आंसर टाइप पर। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, तो इसे आप एक सिंगल इक्वेशन में बनाएंगे। सबसे पहले सिंगल इक्वेशन माने ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक्स कॉलम मैट्रिक्स, बी कॉलम मैट्रिक्स। ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे जो कि 4 आ रहा है, 0 के इक्वल नहीं है, ए इज नॉट सिंगुलर, ए इनवर्स एग्जिस्ट, यूनिक सोल्यूशन, सिस्टम हैज कंसिस्टेंट। अब एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी का फार्मूला लगाएंगे यूनिक सोल्यूशन के केस में, ऐसा लगता है। ठीक है, फार्मूले में डाल देंगे सारे वैल्यू, फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाती है। अब इस ऐसे ही हमारा क्वेश्चन आता है जब डिटर्मिनेंट मेथड से बोलता है। चाहे क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट मेथड बोल दे, चाहे क्रैमर मेथड बोले। ठीक है, चाहे क्रैमर रूल बोले। ठीक है, क्रैमर रूल कहे या कहे या डिटर्मिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड, तो दोनों समझ लीजिए एक ही है। क्रैमर लिखे तब भी आप डिटर्मिनेंट से करेंगे, डिटर्मिनेंट लिखिएगा तो डिटर्मिनेंट से करना ही है। ठीक है, और इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स मेथड से है। मैट्रिक्स मेथड भी लिखता है, जॉर्डन मेथड भी लिखता है, और डिटर्मिनेंट मेथड लिखेगा तो क्रैमर रूल से करना है, या क्रैमर रूल लिखेगा तो डिटर्मिनेंट मेथड से करना, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, चाहे क्रैमर रूल लिख के आए, चाहे डिटर्मिनेंट मेथड लिख के आए, करने का तरीका एक ही है। तो ये आपके 3 इक्वेशन हैं, इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखोगे तो डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ऐसे लिख लोगे। डेल्टा की वैल्यू इवेल्यूएट करोगे, डेल्टा 1 की वैल्यू इवेल्यूएट करोगे, डेल्टा 2 की वैल्यू इवेल्यूएट करोगे, डेल्टा 3 की वैल्यू इवेल्यूएट करोगे, और फिर फार्मूले में डाल दोगे। एक्स इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, वाई इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, जेड इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 3, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 2, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा -2। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएशन से है, और यहाँ पर 2 टर्म है। ठीक है, पहला टर्म जो है वह फंक्शन के पावर फंक्शन है, और जो सेकंड है वो कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, अब ये जो साइन एक्स की पावर एक्स है, उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको सुनो। ठीक है, इसके लिए एक सिंपल आपको एक कंसेप्ट बताते हैं। जैसे कोई पॉजिटिव नंबर है, चाहे जो, जैसे मान लो 5 है, तो इसको आप लिख सकते हो e की पावर log 5, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट से इसको भी आप इस तरीके से लिख लोगे। ठीक है, अब देखो, जैसे यहाँ देखो साइन एक्स की पावर एक्स है, एक्सपोनेंशियल में लिखना है तो लिखोगे e की पावर log साइन एक्स की पावर एक्स। अब एक्स की जो पावर है वो log के पहले आ जाती है, तो यहाँ पर ऐसे लिखा गया है। ठीक, अब ये जो दूसरा टर्म है उसको वापस से लिख लो। अब डिफ्रेंशिएट करोगे, इस पहले टर्म का डिफ्रेंशिएशन आपका ये आ जाता है।
ठीक है, सेकंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन ये आ जाता है, सिंप्लीफाई कर लेते हो आंसर आता है। ओ आर वाला जो क्वेश्चन है उसमें दोनों लेफ्ट में भी पावर के रूप में है, राइट में भी पावर के रूप में है, एक फंक्शन दूसरे पे पावर है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ये तरीका है। तो लॉग ले लोगे तो y जो है पावर लॉग के पहले आ जाएगी, x भी लॉग के पहले आ जाएगी। अब फिर प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करोगे, y एक साइड में रखोगे, dy/dx को एक साइड में रखोगे, फिर वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर देखो आर्गूमेंट जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का 2x है, यहाँ x है, अलग अलग है, तो ऐसे केस में 2x को हम लोग t बोलते हैं। ठीक है, 2x को t बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से x आपका t/2 आ जाएगा। तो जहाँ भी x है आपको t/2 रखना है, 2x के पोजीशन पे t रखना है। अब यहाँ से dx आपका बन जाएगा dt/2, तो ds के पोजीशन पे dt/2 रखना है। लोअर लिमिट अपर लिमिट भी चेंज होगी, 1 रखेंगे यहाँ पर तो t की वैल्यू आ जाएगी 2, और जब अपर लिमिट रखोगे 2 तो t की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में ये एफ टी का काम करेगा और ये एफ डैश टी का काम करेगा, बीच में प्लस है, ई की पावर टी एफ टी आंसर आ जाएगा। ठीक, लोअर लिमिट अपर लिमिट पर इवेल्युएट करें, फाइनल आंसर। अच्छा, ये जो और का क्वेश्चन है इसमें या P4 प्रॉपर्टी से लगा सकते हो या P5 से भी लगा सकते हो, आंसर π/4 आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको यहाँ पर देखेंगे। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म का है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो इस तरीके से है, dy/dx + py = q। यहाँ पर y के साथ में जो है वो 1/x है जिसे हम p कहते हैं, और राइट में जो फंक्शन है उसे q कहा जाता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला लगाएंगे और इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आता है। और फिर जनरल सोल्यूशन लिख लेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर = इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, आंसर। अच्छा, इसके साथ में जो दूसरा क्वेश्चन है और करके, वो भी बहुत ही सिंपल है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आप इसे अलग अलग कर लीजिए और फिर इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेट करने पर जो आंसर आएगा वो देखो, जब आप अलग अलग करोगे तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब दोनों तरफ बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे और इसका आंसर log mod y आ जाएगा, इसका आंसर log mod sec x, log mod c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लॉग की प्रॉपर्टी से y = c sec x, ये जनरल सोल्यूशन है। अब y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 आप रख देंगे तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ से पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका इंटीग्रल में डिफरेंट इंटीग्रल से। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर एरिया पूछी जाएगी, जैसे यहाँ पूछा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स का ये इक्वेशन बेटा, और इसमें y² देखो, यहाँ पर y² के नीचे 9 है और x² के नीचे 4 है, तो 9 अधिक है इसलिए वर्टिकल बनेगा एलिप्स। ठीक है, एलिप्स जो होगा वर्टिकल होगा। ये आपकी लाइन आ जाएगी y एक्सिस की और ये लाइन x एक्सिस की। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं, 9 का रूट कितना आएगा 3, तो ये 0,3 हो जाएगा, ये 0,-3 हो जाएगा। अब यहाँ इसका रूट होगा 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2,0 और ये हो जाएगा 2,0। ठीक है,
फर्स्ट कोऑर्डिनेट की एरिया निकालते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की। ठीक है, इस y का इस y ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कर्व है इसका इक्वेशन इस इक्वेशन से निकलेगी और फिर इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से 2 तक इवेलुएट कर लेंगे। यहाँ पर देखो जैसे ऐसे ही किया कराया गया है। ठीक है, इसके 4 पार्ट बने हैं इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। इंटीग्रेट कर लेंगे आंसर आ जाता है 6 पाई आंसर आता है। ओके, अच्छा इसके साथ में एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लो। यहाँ पर देखो एक आपका y = x² है, इसका कर्व बनाएंगे। फिर y = x का कर्व बनाएंगे, x = 0 का कर्व बनाएंगे, x = 3 का कर्व बनाएंगे। ये सारे कर्व एक दूसरे को जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे उनके कोऑर्डिनेट लिखेंगे और फिर उनके द्वारा देखेंगे बाउंडेड रीजन। ठीक है, और उसी का एरिया आपको बताना है। तो आप कर्व बनाएंगे तो आपका फिगर कुछ ऐसे बनेगा और ये जो बाउंडेड है रीजन इसी के एरिया आपको फाइंड करना है। तो जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए सबके कोऑर्डिनेट लिख लेंगे और फिर उसके बाद आप इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे। इस कर्व का इक्वेशन है x² + 2। इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा, 0 से लेकर 3 तक। तो आपको ये पूरा आंसर आएगा, इतना ये पूरा आंसर आएगा। ठीक है, ये पूरा आंसर आएगा। अब इसके बाद आप इस वाले एरिया को इंटीग्रेट करोगे, इसको ट्रायंगल की जो तरह है दिख रहा है आपको, इसको कैसे पता करोगे, ये इस कर्व को इंटीग्रेट करोगे। ये कर्व का इक्वेशन है x को इंटीग्रेट किया जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 3 तक। तो देखो इसका आंसर 15 आया और इसका आंसर 9/2 आया। ओके, तो पहले तो पूरा आएगा। अब जो सेकंड टाइम जब आप ये निकाल लेंगे तो पूरे में से आप ट्रायंगल की एरिया सबट्रैक्ट करा देंगे तो आपका फाइनल आंसर 21/2 स्क्वायर यूनिट। ओके, अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। 29 लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट की बात किया है। इसका मतलब होता है Rx = Cx, Rx = Cx। Rx का मतलब रेवेन्यू फंक्शन, Cx का मतलब कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट फंक्शन। Rx कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो इफ़ ईच यूनिट इज सोल्ड फॉर ₹27, इसमें x से मल्टीप्लाई कराएंगे आउटपुट से तो ये आपका 27x बन जाएगा। इसे ही हम Rx बोलते हैं, ये हमारा Rx है। ठीक है, अब ये देखो कॉस्ट का ₹20 है, इसमें आउटपुट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20x। अब इस 20x को हम ऐड कर देंगे इस रुपीज़ में तो ये बन जाएगा हमारा Cx। ठीक है, दोनों को आपस में इक्वल करा देंगे इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से आपको लिखना है वेरिएबल कास्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, टोटल कास्ट Cx कैसे निकालेंगे, 20 में x से मल्टीप्लाई कराकर ऐड करा देंगे, आ जाएगा। Rx के निकालने के लिए 27 में x से मल्टीप्लाई कराकर तो Rx आ जाएगा। फॉर ब्रेक इवन पॉइंट के लिए दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन में आपको देखो डिमांड फंक्शन दिया गया है। ठीक है, पी दिया गया है डिमांड फंक्शन। तो आपको सबसे पहले TR फाइंड करना है। TR कैसे निकलेगा बेटा, P में x से मल्टीप्लाई कर दो TR निकल जाता है। ठीक है, तो ये देखो आपका PX है, PX बोलो चाहे P बोलो एक ही बात है।
अच्छा, ये पी ऑफ एक्स है, ये पी मल्टीप्लाई एक्स है, दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। चाहे पी ऑफ एक्स लिखो, चाहे आप पी लिखो, एक ही बात है। तो ये बात यहाँ लिखी गई है, अब इसमें एक्स से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ये टी आर बन गया। ठीक है, तो ये पी है क्या, ये आपका ये है, तो ये बात यहाँ लिखी गई। अब इसमें एक्स से मल्टीप्लाई किया गया, तो एक्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो 300x हो जाएगा, फिर 2x² हो जाएगा, 5x³ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख लोगे। ये आपका हो गया टी आर। अब टी आर को डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो एम आर आ जाता है। ठीक, अब एम आर की वैल्यू हम x=3 पता करेंगे, तो ये जो हमारा एम आर आया है इसमें x के पोजीशन पर 3 रखा जाएगा, तो आपका ये आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है।